बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आटे, चीनी और गैस के बहरान के हवाले से। पहले सीएनजी स्टेशंस पर सीएनजी मिलना नापैद हो गई, पूरे हफ्ते सीएनजी स्टेशंस बंद रहे और अब आटे का एक बहरान पैदा हो गया है। आटा फ़ी किलो 70 से 80 रुपए पर फ़रोख्त किया जा रहा है। आज आपको ये भी बताते चलें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में अचानक दौरे पर पहुंचे और वहाँ उन्होंने अस्पताल का दौरा भी किया। ये भी कहा कि 500 बिस्तरों की इस अस्पताल में ज़रूरत है। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो एक इंक्यूबेटर में आग लगने से एक हलाकत भी हो गई थी, उस हवाले से भी उन्होंने इज़हार अफसोस किया। और साथ ही साथ जब उनसे सवाल किया गया आटे के बहरान के ऊपर, तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है और साथ में ये भी कहा कि इल्म होना ज़रूर चाहिए था। बहरहाल नाज़रीन, इस मुल्क इस वक्त आटे के एक बहरान से गुजर रहा है और अब मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें आटा दरामद करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि ECC ने बग़ैर रेगुलेटरी ड्यूटी के तहत गंदम को दरामद करने की इजाज़त दे दी है। यानी अब गंदम जो है वो हमें बाहर से दरामद करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुल्क में इस वक्त आटे का शदीद बहरान है। सिंध में फिर बहरान कुछ कदरे कम है। पंजाब में तो ये सूरत हाल है कि नानबाई जो है उन्होंने रोटियां फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और मुशीर बराए बहरी उमूर हैं। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। महमूद मौलवी साहब, कुछ रोज पहले आपका एक बयान आया था जिसमें आपने न सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया था और आपकी जानिब से ये कहना था कि मुल्क में आटे का या गंदम का बहरान आ सकता है और ना वफाकी हुकूमत नोटिस ले रही है ना सूबाई हुकूमत नोटिस ले रही है। सर, क्या कहते हैं आप? देखें, मैं आज भी वहीं खड़ा हूं कि देखें उसकी वजह यह है कि गंदम का बहरान इतना नहीं है, जहां मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। देखें, ये बहरान सिंध में काफी अरसे चल रहा था। उसकी वजह यह है कि पास्को से जो गंदम आना था वो आ नहीं रहा था। मेरे समझ में ये नहीं पड़ता ये कहाँ की जो है कॉन्स्पिरेसी है कि पंजाब में गंदम की बहरान कैसे आया, जबकि 5 रोज कबल हमारे पास सिंध में मैदा जो है आटा और ये पंजाब से आ रहा था कराची। तो अचानक वो क्या चीज हो गई कि देखें कि वहां पे बहरान आ गया। ये तो मेरे समझ से बाहर है कि 4 दिन पहले वो जो है सिंध को बेच रहे थे और सिंध की कीमतों से नीचे, तो अचानक ये 60-70 रुपए कैसे हो गया, ये मैं अभी तक मेरे ख्याल से इसके पीछे कोई ना कोई मैं कहूँगा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि पंजाब में शॉर्ट हुआ। क्योंकि देखें, जब हम गए थे वहां पे गंदम लेने के लिए एसोसिएशन, तो उस वक्त पंजाब के गवर्नमेंट ने पास्को से गंदम भी नहीं लिया। उन्होंने कहा हम गंदम में खुद कफील हैं। तो ये तो मैं तो कहूँगा पंजाब में तो ये बहरान नहीं है, ये आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ है। और इसमें सर, अब दरामद की जाएगी गंदम, यानी मुशीर खजाना जो है अब्दुल हफीज शेख, उनकी ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें गंदम दरामद करने का फैसला किया गया है और पहली खेप ये कहा जा रहा है कि 15 फरवरी तक ये खेप आने का इम्कान है। अगर तो बहरान नहीं है और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है तो गंदम दरामद करने की क्या जरूरत है? सर, मुल्क में वैसे ही ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आ रही है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा आपसे कि 15 फरवरी तक गंदम का कोई इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये मैं आपको कह रहा हूँ, कहीं से 15 फरवरी तक गंदम नहीं आ सकता। उसकी वजह ये है कि अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करेगा या गवर्नमेंट खुद इंपोर्ट करेगी। और अगर आप कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर, तो मैं आपको वसूख से कहता हूं कोई भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी ये गंदम को इंपोर्ट नहीं करेगा। सर, लगता ऐसा है जैसे हो सकता है ये गंदम पहले से ही इंपोर्ट कर ली गई हो और अब जो है ना वो जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोरकास्ट कर लेते हैं या कुछ ऐसे ताजिर होते हैं जिनको पहले से पता होता है या उनके लिए ही ये बहरान क्रिएट किया जाता है। गंदम रास्ते में हो और अब इसलिए कह दिया गया है कि 15
फरवरी तक ये गंदम यहाँ मुयसर होगी सर, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना? आपके मुशीर खजाना ये बयान दे रहे हैं सर बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में। देखिए मेरे समझ में नहीं पड़ रहा है 15 फरवरी तक कहाँ से आएगा। पहले तो ये मैं मालूम करना चाहता हूँ, अगर आज ये ऑथराइज किया गया है तो 18 कम से कम जो रास्ता है नजदीक से नजदीक भी अगर गंदम आएगा तो 20-22 दिन का तो रास्ता है, ठीक है ना। उसके अलावा 6 से 7 दिन लोडिंग है, फिर उतरना है। तो ये मैं कहीं से नहीं देख रहा हूँ, मेरा इम्पोर्ट में काफी तजुर्बा है गंदम के, तो मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि मार्च से पहले कोई गंदम ला सकेगा। और मार्च में इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंध का हार्वेस्ट जो है गंदम की हार्वेस्टिंग है वो मार्च में शुरू हो जाती है। महमूद मौलवी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बात का नोटिस जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी लिया है, आपकी हुकूमत में या पार्टी में तमाम लोग एक पेज पे क्यों मौजूद नहीं होते? सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इस बात का इल्म ही नहीं है कि मुल्क में गंदम का बहरान है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बाकायदा नोटिस लिया गया, मुशीर खजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंदम की दरामद की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई बहरान है ही नहीं और गंदम इंपोर्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सर इस कदर बयानात में तजाद क्यों मिलता है सर? अब तो आपकी हुकूमत को 1 साल 1.25 साल से ज्यादा का अर्सा हो चुका है। हम सब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ एक पेज पे होना चाहिए, मगर देखें मैं अपने तजुर्बे से बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि 15 मई मार्च जो है हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है सिंध में, ठीक है ना। और आपको मैं बताऊं, ये गंदम अगर ड्यूटी फ्री भी इंपोर्ट किया जाए तो 43 रुपए का कॉस्ट करेगा कराची में, तो कौन सा प्राइवेट सेक्टर 43 रुपए में ये इंपोर्ट करेगा, जबकि उसको पता है कि अगर मार्च के फर्स्ट वीक में भी आता है या फरवरी के अंदर भी आता है तो 15 मार्च से 34 रुपए में गंदम जो है फरोख्त होगा। तो ये जो इतना डिफरेंस है ये कौन देगा? महमूद मौलवी साहब, आपकी एक्सपर्टीज भी हैं, फूड के हवाले से भी आपकी एक्सपर्टीज हैं और ये तमाम चीज़ों को आप बहुत बेहतर जानते हैं। सर फिर आपको मुशावरत में क्यों नहीं शामिल किया जाता? सर इतनी अहम मिनिस्ट्री पोर्ट्स एंड शिपिंग की एडवाइजरशिप जो है वो आपके पास है और आपका अपना कारोबार के लिहाज से भी बहुत वसी तजुर्बा है, तो सर फिर क्या वजह है कि आपको मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता जब इम्पोर्ट या खुराक के हवाले से बात की जाती है? तो देखिए ये पार्टी का फैसला है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मगर ये मैं आपको कहूंगा कि मैं कल मेरे ख्याल से बात करता हूँ कि भाई ये कौन इंपोर्ट करेगा, क्योंकि जो मैं पॉलिसी देखा है अभी तक ये क्लियर नहीं है। अगर हुकूमत खुद इंपोर्ट करेगी तो वो अलग बात है, वरना इसके अलावा मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि आज आपके चैनल के वसूख से कि गंदम इंपोर्ट नहीं होगा। सर माजी में भी चाइना से ये इंपोर्ट हुई और पड़ोस मुल्क से ये चीजें इंपोर्ट हुई। सर देखिए चाइना से मैं आपको बता, नहीं चाइना से गंदम कभी नहीं आया। देखिए गंदम जब भी आया है ब्लैक सी से आया है और मैं कहूँगा टर्की से आया है, अमेरिका से आया है। और देखें ब्लैक सी जो सब में नजदीक है उसके भी 22 दिन की स्टीमिंग है, तो मैं किसी तरीके तरह से नहीं समझ सकता कि 15 फरवरी को जो है गंदम के कोई जहाज कराची आए। सर कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है जिसकी इंपोर्ट की बात की जा रही है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 3 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करने की बात की जा रही है। सर देखिए मैं कम से कम इस चीज से अग्री नहीं करूंगा। देखिए हुकूमत में होने की पार्टी के होने के बावजूद मैं इस स्टेटमेंट को अग्री नहीं करूंगा कि 3 लाख टन जो गंदम प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करेगा। ये मेरी बात आप अपने टीवी पे नोट कर लें। कोई 3 लाख टन गंदम इस वक्त में कोई भी इंपोर्ट नहीं करेगा प्राइवेट सेक्टर। हुकूमत अगर इंपोर्ट करना चाहे वो अलग बात है। सर इस वक्त आपके जहन में क्या प्लान है, किस तरह से हुकूमत को ये आटे का जो बहरान आया हुआ है? मैं आपको बता दूं आटे का बहरान का ये है कि इस वक्त पास्को का माल कराची सिंध में आ रहा है, एनएलसी को ठेका दिया हुआ है। इंशाल्लाह आप 2-4 रोज में देखेंगे कि कीमतें नीचे आ जाएंगी। जहां तक पंजाब है वो भी मेरे ख्याल से उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। देखें इसमें रेट ऑफ द गवर्नमेंट के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी जो 70 रुपए की बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई आदमी निशानदगी कर दे कि कौन सा मिल वाला 60 रुपए में और 65 रुपए में बेच रहे। हम तो 43 रुपए और 45 और 46 अलग अलग क्वालिटी के
जो मैदा है, हम तो 43 से लेकर 47 तक बेच रहे हैं। तो मुझे बताएं वो कौन सी मिल है, और अगर कोई मिल 60 रुपए या 65 रुपए में बेच रहा है तो मैं कहूंगा सिंध गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करे, उसको सील करे। जब 34 रुपए में हमको गंदम सिंध गवर्नमेंट दे रही है 34 रुपए 50 पैसे में, तो हम 70 रुपए में क्यों बेचेंगे? सर मुझे ये बताइएगा, अगर मैं आपसे एक एज ए न्यूट्रल पर्सन बात करना चाहूँ, आप क्या समझते हैं ये आटे का या गंदम का जो बहरान है इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है? जो भी मिस मैनेजमेंट कह लें, या सर सिर्फ सिंध में तो नहीं है ना, पंजाब में तो आपकी अपनी हुकूमत है सर, वहां कैसे है फिर? देखिए नहीं, मैं सिंगल किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, दोनों इसके जिम्मेवार है। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि देखिए पास्को से गंदम जब रिलीज किया था इसको फौरी आ जाना चाहिए था। उसकी वजह यह है, ये जो आपस के अंदर जो ताखीर हुई है सिंध में गंदम पास्को से रिलीज में, ये मेन वजह है इस बहरान के खड़े होने का। अच्छा सर, तो ये सर चलें सिंध में ये वजह हो सकती है, फिर पंजाब में भी तो इससे ज्यादा शदीद बहरान पंजाब में चल रहा है सर। देखिए पंजाब में बहरान नहीं है, जहाँ चीफ मिनिस्टर ने भी कहा बहरान नहीं है। मैं खुद आपसे दावे से कह रहा हूँ, आप किसी भी उसको उठा के पूछे कि 4 रोज पहले तक पंजाब से गाड़ियां आटे की कराची में आ रही थी, तो अगर बहरान था तो इतनी सस्ते प्राइवेट सेक्टर क्यों बेच रहा था कराची? और अचानक देखिए ये चीजें जो है ना क्रिएट की गई है, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि पंजाब में इन्होंने आटे का बहरान कर दिया। पंजाब में आटे का बहरान नहीं है, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। देखें हमारे सिंध में तो आप पिछले कई महीनों से देख रही है, ये एक दिन में इसमें आग नहीं लगी है, ये महीनों से चलता चला आ रहा है। पंजाब में अचानक एक रात के अंदर मतलब ऐसे क्या हो गया कि बहरान आ गया है। माफ कीजिएगा जी सर। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि मतलब वजीर आजम साहब नोटिस ले रहे हैं, पंजाब में भी एक मतलब ये कहा जा रहा है कि बाकायदा जो नान की जो कीमत है वो जब तक बढ़ाई नहीं जाएगी तंदूर नहीं खोले जाएंगे। हम पिछले एक हफ्ते से ये क्राइसिस देखते चले आ रहे थे सर, लेकिन वफाकी हुकूमत इस दफा भी इस क्राइसिस पर काबू पाने में सर शदीद तरीके से नाकाम रही है। देखिए मैं आपको फिर बताऊं, अगर जहां गवर्नमेंट को अपना रेट इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं ये कहूंगा जहां पे भी 60-70 रुपए ये आटा बिक रहा है 70 रुपए, उसकी निशानगी आवाम करें, और उसको जो है मेरे ख्याल से डीसी और जैसे कमिश्नर हैं उन्होंने तो क्लियर कह दिया है कि उनको जो है निशानगी करें, और वो मेरे ख्याल से उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। ठीक है सर, तो सर अब आगे नेक्स्ट क्या स्टेप होगा वफाकी हुकूमत? इंशाल्लाह देखें, ये एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ दिन में ये बहरान खत्म हो जाएगा। मार्च में नई काश्त आ रही है, हमारे वीट की क्रॉप बम्पर है, और मुझे नहीं लगता कि ये 3 लाख क्या, इसमें हमको 1 लाख टन भी गंदम बरामद करने की जरूरत पड़ेगी। सर जो एक बेसिक जरूरियात होती हैं, रोटी कपड़ा मकान समझा जाता है सर, मकान पहले ही लोगों के सरों पे मौजूद नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, ये जरूरियात है, मगर मैं आपको बता दूं कुछ चीजें क्रिएट की जा रही है। देखिए आप मुझे बता दें, कल तक जो है सर पंजाब में ये क्रिएट करने वाला कौन है सर, ये बताएं ना। मतलब ऑब्वियसली कोई ना कोई तो है। आप मुझे बताएं ना, 4 रुपए चीनी बढ़ गई एक दिन में, इसकी क्या वजह है? सर वफाकी काबीना में इजलास में, या जब पंजाब की काबीना का इजलास होता है, ये जो शिकायत पंजाब की इत्तेहादी जमातें लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान के पास लेके गई थी, वहां तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तारीफ की गई है कि अच्छा काम कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, ये शिकायत इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मतलब वहां तो आपकी अपनी हुकूमत है, वहां पे अगर पंजाब हुकूमत भी नाकाम है तो सर इसका मतलब तो ये है कि फिर सिंध हुकूमत का भी कोई कसूर नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई पॉलिसीज में ऐसा मसला है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक जनरल बताता हूँ, देखिए अगर कहीं पे भी जहाँ रेट नहीं होगा वहाँ उस हुकूमत का कसूर है, चाहे वो सिंध हो चाहे पंजाब। देखें गवर्नमेंट का रेट होना जरूरी है। अगर एक चीज मिलों से निकल रही है 44, 45, 46 रुपए में, ठीक है ना, और बाजार में 70 रुपए की बिक रही है, तो कहीं ना कहीं तो कोताही है ना। ठीक है सर, तो बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, मुशीर बराए बहरी उमूर हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद थे, और उनका कहना था कि
صرف وفاقی حکومت نہیں، صوبائی حکومتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی مس مینجمنٹ ضرور ہے. یعنی یہ بحران اصل میں موجود نہیں ہے لیکن اسے بنایا جا رہا ہے، ایک بحران کی شکل اسے دی جا رہی ہے تاکہ حکومت کو بدنام کیا جا سکے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آٹے اور گندم کے بحران کے حوالے سے. پورے ملک میں شدید بحران ہے. پنجاب میں یا سندھ کی بات کی جائے ہر طرف یہی شور ہے کہ ملک میں آٹے کا شدید بحران ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آٹے کا یہ جو بحران آیا ہے یہ دراصل ٹرانسپورٹرز کی جو اسٹرائک ہوئی تھی اس کی وجہ سے، اس کے اثرات جو ہیں وہ اب عوام پر ظاہر ہوئے ہیں. اور یہی کہنا تھا آج سندھ کے مشیر اطلاعات مرتضی وہاب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ بدھ تک مسئلے کو حل کر لیا جائے. یعنی ایک دو دن میں سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آٹے کی قیمتیں دوبارہ سے اپنی پرانی قیمتوں پر واپس آ جائیں گی. ناظرین ایک طرف تو ملک میں آٹے اور گندم اور گیس اور شکر کا بحران چل رہا ہے، دوسری جانب اگر حکومت کی بات کی جائے تو اتحادی جماعتیں بھی حکومت سے اب تک ناراض نظر آتی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو منانے کی حکومتی اب تک تمام کوششیں ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں. اتوار کے روز بھی ایک وفد پرویز خٹک کی قیادت میں بہادرآباد مرکز متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آیا اور ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی کہ ناراض متحدہ قومی موومنٹ کو منایا جائے، لیکن یہ تمام کوششیں بے سود رہی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کنوینر متحدہ قومی موومنٹ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں کہ وزارتیں لینے کا یا وزارتوں پر واپس بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے، جب تک وہ معاہدہ اس میں جو تمام شقیں موجود تھیں اس میں سے کم نصف شقوں پر عمل درآمد نظر ہوتا، یعنی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا، اس وقت تک وزارتیں واپس نہیں لی جائیں گی. ناظرین اب ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رہنما موجود ہیں سینیٹر نگہت مرزا صاحبہ. السلام علیکم. نگہت مرزا صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. شکریہ. سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپڈیٹ کیجئے گا کہ حکومت کی جانب سے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں اور مختلف ٹیمز کو یہ ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو منائے. اس وقت کیا پوزیشن ہے، کیا صورتحال ہے؟ یعنی جو ڈیڈ لاک یا جو ناراضگی ہے وہ اب تک بالکل اسی طرح برقرار ہے یا اب اس میں کچھ کمی آئی ہے؟ دیکھیے یہ کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے. 1.5 سال ہو گیا لارے لپے دیتے ہوئے، روز کے وعدے، روز کے بہانے، کوئی ایک مسئلہ بھی آج تک وہ حل نہیں ہوا جو 9 پوائنٹ ان کو دیے گئے تھے. اب اس کے بعد اس کو ناراضگی شو کیا جائے، ناراضگی نہیں ہے، یہ سالڈ پوائنٹس ہیں جن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب آ گئے تھے اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ مردم شماری میں 1 کروڑ افراد ہمارے کم گنے گئے ہیں، تو انہوں نے کوئی ایک وعدہ بھی کابینہ میں پچھلے دنوں یہ بات اٹھی تھی لیکن کسی وعدے کے بغیر ٹال مٹول سے کام لیا گیا. میری ان سے ملاقات ہوئی، سارے لوگ تھے، اتحادی بھی تھے اور ان کے اپنے لوگ بھی تھے پی ٹی آئی کے. تو میں نے ان سے کہا کہ کم از کم آپ کو 20 دن بعد، 20 مہینے بعد، 20 سال بعد کوئی تو بتانا تھا نا کہ بھائی اس ہم جب تک مردم شماری مکمل کر لیں گے، ابھی حالات نہیں ہیں. کوئی وعدہ تو ہوتا نا، کوئی وعدہ نہیں کیا گیا. پھر سب سے بڑا پانی کا مسئلہ کراچی کا، یعنی لوگ پیاسے مر رہے ہیں، وہاں پہ کسی کو ہوش ہی نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیے 80 سال کی بوڑھی عورت بھی میں نے بلدیہ ٹاؤن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پانی لاتے ہوئے، اور 8 سال کی بچی بھی اپنا پانی خود اٹھا کے لا رہی ہے. تو یہ کب تک اسی طرح کی بے چینی چلے گی؟ باقی پوائنٹس تو دیکھیے ہوتے رہیں گے. سب سے بڑا مسئلہ K4 کے بجائے تو K6 بن جانا چاہیے تھا، لیکن وفاق کوئی بھی حکومت وفاقی تعاون کرنے پہ تیار نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کام تھوڑی چلتا ہے کہ آپ ساری چیزیں صوبے کے اوپر ڈال کے اور آپ اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں، پھر اتحاد کا کیا فائدہ؟ یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہم سے تو ایک کھلواڑ ہو رہا ہے کہ ہماری 14 سیٹیں بھی ان کو دے دی گئیں، زبردستی کا اتحادی بھی بنوا دیا گیا اور ہم اپنی جگہ ہکا بکا کھڑے ہیں. ہمارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم کیا جواب دیں انہیں؟ ہمارے پاس تو کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے سالڈ پوائنٹ. اور اس وقت رابطہ کمیٹی نے جو قدم اٹھایا اس میں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. بے شک اگر یہ پہلے کا دور ہوتا تو ہم سے 1.5-2 مہینے بھی نہ چل سکتے ان کے ساتھ. یہ تو بہت وقت گھسیٹ لیا ہم نے.
अच्छा निकत मिर्जा साहिबा, ये बताइएगा कि जो टीम्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मनाने के लिए आती हैं, तो मैं अवाम को यानी उनकी जानकारी के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि क्या बात की जाती है, क्या कोई मुआहदों पर या मुआहदे की जो शिक़ें हैं उस पर अमल दरामद की बात की जाती है, या सिर्फ आपसे ये कहा जाता है कि बस आप इस्तीफ़े वापस ले लें और दोबारा से वजारतों की तरफ वापस आ जाएं? देखिए, उनका अपना जोर तो वजारतों पर है, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं होती, इसलिए मैं इस बारे में बहुत ज्यादा आपसे कह नहीं सकती। लेकिन उनका ज्यादा जोर यह है कि खालिद भाई अपना इस्तीफा वापस ले लें। क्यों ले लें खालिद भाई इस्तीफा वापस? खालिद भाई पार्टी के कन्वीनियर हैं, उन्हें अवाम को मुंह दिखाना है अपना, अवाम से हमें आइंदा वोट लेने हैं इंशाल्लाह। तो हम इनके चक्कर में अपनी सारी सियासत को खत्म कर दें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक जमहूरी इत्तेहाद है, हम एक अवामी पार्टी हैं, MQM पाकिस्तान है हमारा नाम। तो हमारे जब तक ऑफिसेज ना खोले जाए, इनकी नियतों के फतूर का यह आलम है कि इनको सबसे पहले तो खुद ही हमें हमारे ऑफिस हमारे हवाले कर देने चाहिए थे। हमने कहा था जो कानूनी तौर पर हमारे ऑफिस है वो हमारे हवाले कर दीजिए। कोई एक ऑफिस भी इस तरह हमें नहीं दिया गया। कोई ये नहीं, छोटे से छोटा मसला जिसमें पैसे ही नहीं खर्च हो रहे हैं इनके, सिर्फ इनको जबानी तौर पे जैसे मर्दमशुमारी एक वादा करना है, कोई डेट देनी है, तो उस वक्त तक कर लेंगे, वो हल नहीं हो रहा। हमारे ऑफिस हमें दें ताकि हम अपनी वर्किंग शुरू करें, तो वो भी नहीं। यानी नियतों में फतूर है और कुछ भी नहीं है। इत्तेहाद का सिर्फ इसलिए है कि हम वो जिंदा लाशें जो है उनके कंधे पे टिके रहेंगे। कोई जिंदा लाश भी जरा सी इधर उधर हो गई तो वो कंधे से गिर जाएंगे। अच्छा निकत मिर्जा साहिबा, ये भी बताइएगा कि अगर आपसे मैं ये पूछना चाहूँ कि जो आटे का बहरान है, जाहिर सी बात है कराची में भी बहरान जो है ना वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो अब तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से आप क्या समझती हैं कि आया सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदार है या वफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है? मिस मैनेजमेंट हुई है, क्या हुआ है? देखिए, ये खास तौर से साजिशें रचाई जा रही हैं। सिंध हुकूमत का तो बहरान वो कह रहे हैं 3 दिन में खत्म हो जाएगा, वो तो हमें ही पता है कि ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल थे। लेकिन अफसोस ये होता है कि क्या हुकूमत के पास कोई भी इनके पास ऐसी चीज नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है कि जिसके जरिए का ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की थी तो ये अपने कोई जरा इस्तेमाल करके और उस कमी को पूरा कर लेते। बहरहाल अब वहाँ तो आलम यह है कि जो इमरान खान साहब का अपना सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे एक मुश्किल मची हुई है। नान भाइयों ने हड़ताल कर दी है, आटा वहाँ भी दस्तयाब नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। असल में तो इस दौर में, इमरान खान साहब के दौर में, सिर्फ अगर नवाजा जा रहा है उनकी तरफ से या तवज्जो है तो वो पंजाब पे और खैबर पख्तूनख्वा पे है। सिंध और बलूचिस्तान तो वैसे अलग कर दिए गए। पता नहीं ये हमें समझ भी रहे हैं अपने साथ, ये नहीं समझ रहे। तो ये बिल्कुल उलट पुलट मामला चल रहे हैं। ये वो दौर है कि मिडिल क्लास खत्म हो गई, मिडिल क्लास गरीब हो गई, और गरीबों को बजाय गुर्बत मिटाओ, गरीब को मिटाने पर पूरी तरह अमल दरामद हो रहा है। अभी हाल ही में कराची में 2 अफराद ने खुदकशी की है रोटी ना मिलने पे, और शेख रशीद साहब बयान ये दे रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में लोग ज्यादा खाना खाते हैं। तो भाई आप लोग किस बेगैरती के आलम में जी रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये कब आप लोगों की ऐसी गैरत जागेगी कि आप अवामी मसाइल के हमेशा वजीर बन के बैठना है? और जिसको ये तब्दीली कहते थे इमरान खान साहब, वो तब्दीली ये आई है कि हर दौर के वजारतों के लोग उनके साथ शामिल हैं। सिर्फ अगर नहीं है तो आसिफ जरदारी साहब और वजीर नवाज शरीफ साहब नहीं है, जो वज़ीर आज़म रहे और सदर रहे। तो मेहरबानी करके उनके लिए भी कहीं से कोई कोटा निकाल लें, उन दोनों को भी रख लें अपने साथ, ताकि तंत्र ही खत्म हो अपोजिशन का। ठीक है, बहुत शुक्रिया निकत मिर्जा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं न जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मखदूश इमारतों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की सदारत में एक इजलास हुआ, और इस इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि कराची में जो मखदूश इमारतें मौजूद हैं उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट जो प्लॉट्स हैं जिन पर मैरिज हॉल्स बना दिए गए हैं, शादी हॉल बना दिए गए हैं, उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं कमिश्नर कराची जनाब इफ्तिखार शलवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। सर, हमें ये बताइएगा कि मखदूश इमारतों के हवाले से कई दफ़ा इजलास भी हुए हैं और फैसले भी किए जाते हैं,
پھر بھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک عمارت جو خوش قسمتی سے خالی کرا لی گئی تھی اور چونکہ اس میں پہلے ہی دراریں آ گئی تھیں وہ زمیں بوس ہو گئی، ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے پیش آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا، ایک بہت بڑی بات ہے۔ سر کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، کس طرح سے ایس بی سی اے کو اتنا کارگر بنایا جائے گا کہ یہ عمارتیں خالی کرانے تو دور کی بات، یہ عمارتیں تعمیری نہ ہو پائیں جو کہ غلط این او سیز کی وجہ سے یا غیر معیاری مٹیریل سے بنائی جاتی ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے تو ہم نے سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ پہلے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کراچی میں کافی ایسی عمارتیں ہیں جو اسی حالت میں بنائی گئی ہیں، جن کے نقشے بھی پاس نہیں ہوئے، گراؤنڈ پلس 1 کے نقشے سے گراؤنڈ پلس 7 بن گئے، اور یہ بھی جو عمارت گری یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ لیکن اب ہم نے جی اس میں ان سے رپورٹ لی ہے، اور جتنی بھی یہ 300 سے زیادہ بلڈنگز ہیں اور جو ناجائز اس قسم کے میرج ہال بھی بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور ان کو ہمیں ڈکلیئر کریں گے، ان کو وارننگ دیں گے، اور جو ایک ڈیو پروسیس ہے اس کے بعد ان کو جو ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سر تقریباً کتنی مخدوش عمارتیں موجود ہیں اس شہر میں جن کو کہ ایویکیویٹ کرا لینا چاہیے یا مسمار کر دینا چاہیے؟ اس میں جی جو ایس پی سی اے کی رپورٹ ہے تقریباً 380 کے قریب ہیں وہ، جس میں سے زیادہ تر ساؤتھ میں ہیں، کچھ ایسٹ میں ہیں اور باقی اسلام میں ہیں، اور ان پہ ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں، ان کی آلریڈی ان کی ٹیسٹنگ بھی ہوئی ہے، اور ان کا سرٹیفیکیشن ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں۔ لیکن ظاہر اس میں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے، لوگ رہ رہے ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ ہمیں ریلوکیٹ کرنا پڑے گا۔ اس میں جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بنانے والوں کا قصور ہے، اور ظاہر ہے جنہوں نے اجازت دی ان کا قصور ہے، اور اب تھرڈ پارٹی جو ڈیولپ ہوئی ہے اس کا ایک پروسیجر ہے، وہ ہم اڈاپٹ کریں گے تاکہ اس میں جو ایک عام شہری ہے جس نے ایک اپنے محنت کی کمائی سے ایک چیز خریدی ہے اس کو نہ نقصان ہو اس میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی عمارت زمیں بوس ہو جاتی ہے یا مخدوش ہو جاتی ہے اور رہائشیوں سے خالی کرائی جاتی ہے، سر جو نقصان ہوتا ہے وہ اس میں رہنے والوں کا ہوتا ہے، کبھی آج تک بلڈر کے خلاف یا ایس بی سی اے کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے سر؟ ابھی جی انکوائریز ہماری چل رہی ہے، اور ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو بلڈر جس نے ٹمبر مارکیٹ والی بنائی اس کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے، تو کارروائی ہوتی ہے، کیسز بھی رجسٹر ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ ہیں جو بیچارے رہ رہے ہیں ان کو کمپنسیشن گورنمنٹ ہمیشہ کرتی ہے، لیکن جی اس میں کارروائی ہو رہی ہے ایس پی سی اے کے خلاف بھی، اگر ان کے کوئی آفیسرز اس میں گلٹی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بلڈرز ہیں جنہوں نے غلط بغیر نقشے پاس کیے وہ بلڈنگ بنائی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوگی جی۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ شہر میں جو ناجائز تعمیرات جاری ہیں اس وقت، ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی بھی ضلع کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ ضلع وسطی میں جگہ جگہ آپ کو جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ 4 منزلہ گھر ملتے ہیں جہاں یعنی گراؤنڈ پلس 2 سے زیادہ کی اجازت مل ہی نہیں سکتی۔ سر کیسے ممکن ہوتا ہے کہ یہ ایس پی سی اے یا ان اداروں کی موجود ہوتے ہوئے یہ تمام کاروائیاں ہو جاتی ہیں، لوگ آباد ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے؟ نہیں جی، ریگولرائز تو خیر نہیں ہوتا، وہ ایلیگلی رہتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر واقعہ ہو جائے، کوئی انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جب اس کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس میں اب خیال میں سپریم کورٹ کا بھی بڑا سخت آرڈر ہے، اور اس میں ایس پی سی اے کے جو بھی آفیسرز اگر اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا، اور اب ہم نے آج کی میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کمپلائنس ہوگی سپریم کورٹ کے آرڈر کی، اور تمام ایسی عمارتوں کے خلاف انشاءاللہ ایکشن لیا جائے گا۔ سر شادی ہالوں کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی بہت سے ایسے شادی ہال بھی ہیں جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کے ہوتے ہیں، سر ان کے خلاف نمائشی کارروائی تو ضرور کی جاتی ہے، لیکن مستقل طور پہ نہ تو شادی ہال مسمار ہوتا ہے نہ ہی اسے سیل کیا جاتا ہے۔ نہیں جی، اس میں ایکشن ہم نے پچھلے ایسٹ میں کافی ایکشن لیے گئے ہیں، اب ہم کورنگی میں بھی ایسے ایکشن انشاءاللہ لیں گے۔ اس میں دیکھیں ایک شادی ہال جب بنایا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جہاں شادی ہوتی ہے وہ ٹریفک کی بڑی مس مینجمنٹ ہوتی ہے، نہ وہاں پارکنگ ہے نہ کچھ ہے، اور ایک شادی ہال ایک بنا دیں، اور اگر اس ہال میں اگر کوئی 1000-1500 لوگوں کا کوئی تقریب ہے تو وہ پورا جی ٹریفک کا نظام بالکل خراب ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے، اور خاص طور پہ ریزیڈینشیل علاقے میں آپ نے ایک شادی ہال بنا دیا ہے تو اس کے خلاف پہلے بھی ایکشن ہے، اس میں سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں، اور اس کے خلاف انشاءاللہ ایکشن ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے جو ناجائز بغیر لائسنس کے بغیر نقشہ پاس ہوئے شادی ہال
चल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर साहब, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे आटे के बहरान के हवाले से। सर, कहा जा रहा है कि सिंध में शायद इतना बहरान नहीं है, लेकिन लोग इजाफी मुनाफा कमाने के लिए ये बहरान क्रिएट कर रहे हैं। यानी जो प्राइसेस, जो सरकारी नर्ख हैं या जिस पे पहले आटा फरोख्त किया जा रहा था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के देखा देखी सिंध में भी ये काम शुरू हो गया, या कराची में खास तौर पे, कि आर्टिफिशियली आटे की जो कीमत है वो बढ़ाई जा रही है। सर, क्या कहते हैं आप? देखिए, वो हम ऑलरेडी नोटिफाई फूड डिपार्टमेंट ने किया, फिर हमने भी आटे की कीमत नोटिफाई की, फिर हमने अब नान और चपाती की भी कीमत नोटिफाई कर दी है। अब उसकी जो कंप्लायंस है, इसके लिए हमारे पास प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं जो कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर कोई इस किस्म की जखीरा अंदोजी हो रही है गंदम पे, उस पर भी आज हमारे काफी डीसी और एसी हजरात ने छापे वगैरह मारे हैं। तो उस किस्म की मेरे ख्याल में कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज सॉर्ट ऑफ होगी, लेकिन खुदा का शुक्र है जी कराची में अब तक ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, और मेरा यही उम्मीद है कि नहीं होगा। और इंशाल्लाह हम जो एक कीमत है जो हुकूमत ने तय की है उसी पे इंशाल्लाह आवाम को आटा और रोटी इंशाल्लाह फराहम की जाएगी। सर, ये बताइएगा कि जो कीमतें, जो प्राइस लिस्ट कमिश्नर हाउस की जानिब से निकाली जाती है, सर वो कमिश्नर हाउस के बाहर जहां जो चीजें सेल हो रही होती हैं, कभी उन नरखों पर भी दस्तयाब हो सकती हैं? होती हैं जी, डेफिनेटली। जाहिर है, आपको मालूम है कि हमारे कंज्यूमर सोसाइटी का बहुत बड़ा एक किस्म किरदार है, और अब तो हमारी प्राइस लिस्ट डेली हमारे ट्विटर और फेसबुक और इस पे आती है। तमाम लोगों को मालूम है किस चीज की क्या कीमत है। इसमें मैं हमेशा यही कहता हूँ, कंज्यूमर सोसाइटी का किरदार इसमें बहुत फाल होना चाहिए, और लोग महंगी चीज जो हमारी लिस्ट के हिसाब से नहीं मिल रही उसका बिल्कुल उन्हें खरीदनी भी नहीं चाहिए, और उसकी फौरन शिकायत करनी चाहिए ताकि उस पर हम एक्शन ले सकें। सर, यहाँ आपसे ये बात भी जानना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी का दौर है, अब डायरेक्ट वेबसाइट या ट्विटर या अकाउंट्स पर ये लिस्टें आ जाती हैं। एक जमाने में साइक्लो स्टाइल होती थी या बाकायदा प्रिंट होकर तमाम मार्केट्स में लगी होती थी, तो फिर भी इन पे थोड़ा बहुत अमल दरामद हो जाता था। अब जबकि प्रिंटेड ये लिस्टें मौजूद ही नहीं होती, तो इस पे सर किस तरह अमल दरामद मुमकिन है? यानी हर शख्स की रसाई नहीं है कि वो वेबसाइट पे जाके या एंड्रॉइड फोन या स्मार्टफोन रखते हुए वो तमाम निर्ख चेक कर सके। ये जो प्रिंटिंग वाला सिस्टम था सर, ठीक है, तमाम लोगों की रसाई के लिए वेबसाइट पे या इन जगहों पे ये लिस्टें मौजूद होनी चाहिए, ये सिस्टम क्यों खत्म कर दिया गया? ये भी कहा जा रहा था कि शायद जाली लिस्टें भी निकलने लगी थी, जो बी लिस्ट होती थी कमिश्नर हाउस की जानिब से असल लिस्ट को छुपा के दूसरी लिस्ट लगा दी जाती थी। चलें जी, आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया। सर, लेकिन इन्फोर्समेंट तो करनी चाहिए ना था जी, जिसके मैं ये लिस्ट छापता था, फिर इसको बेचता था, जिसकी कॉस्ट तकरीबन एक जमाने में 2 रुपए होती थी, वो फिर 5 रुपए की बिकती थी, फिर 5 रुपए की हुई, फिर 10 रुपए की बिकनी शुरू हुई। तो उस माफिया को जी हमने कंट्रोल किया है कि ये लिस्ट बेचना, और इसमें अभी भी हमारी एक ऑथेंटिकेटेड एक लिस्ट है, वो डीसी ऑफिस में होती है, वहां से लोग इसकी कॉपी ले सकते हैं। लेकिन वो था कि हर जगह उसको प्रोवाइड करना, और फिर उसमें आप जैसे खुद कह रहे हैं कि वो एक जाली भी हो जाती थी, फोटो कॉपी को दायरे टेम्पर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसको रोकने के लिए एक ऑथेंटिक लिस्ट इस वक्त, चलें जी 100% नहीं है, तकरीबन मैं कहूँ 60-70% लोगों के पास तो स्मार्टफोन्स हैं कि जो इसको देखकर वेरीफाई कर सकते हैं और उसकी कीमत पता चल सकती है। सर, अगर मार्केट में जो चीजें हैं वो उन लिस्ट की हिसाब से ना फरोख्त हो रही हो, क्योंकि सर सिंध हुकूमत या कराची में जो महंगाई है या जो खास तौर पे वफाकी हुकूमत है, उसका ये कहना है कि ये दरअसल सिंध हुकूमत और कमिश्नर लेवल का काम है कि वो कीमतों की यानी प्राइस को कंट्रोल करे। वफाकी हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो प्राइस खुद कंट्रोल कर सके। अगर कीमतें ज्यादा हैं या महंगाई है तो इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत और कमिश्नर लेवल की हुकूमत है, जिसको कि ये तमाम चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। सर, क्या ये बात दुरुस्त है? तो कर रहे हैं जी, वी आर डूइंग इट, और इंशाल्लाह इसमें जो भी हमें इसके जो कंट्रोल इसका मैकेनिज्म है, हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, रोज डेली रेट्स करते हैं, उनका डेली रिपोर्ट्स हैं, वो जुर्माना करते हैं। कराची बड़ा शहर है, 2 करोड़ की आबादी है, हमारे पास तकरीबन 100 प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं। जाहिर है वो एक दुकान रोज तो चेक नहीं हो सकती, लेकिन इसमें वही जो मैंने कहा, कंज्यूमर सोसाइटी जो खरीदने वाले हैं, दे हैव टू प्ले अ वेरी प्रोएक्टिव रोल कि वो एक महंगी चीज को ना खरीदें, और अगर कोई महंगी चीज बेचता है तो उसको बताएंगे तो महंगी बेच रहे और ना बेचे, और उसकी कंप्लेन करें और विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पीएसएल के हवाले से करना चाहूंगा कि जो तैयारियां हैं नेशनल स्टेडियम और बाकी शहर में, क्योंकि आपकी तरफ से हमेशा ही कहा जाता है कि कराची इज अ क्रिकेट सिटी, तो क्या तैयारियां या किस तरीके से प्लान किया जा रहा है? बिल्कुल जी, काउंटडाउन स्टार्ट है हमारा 30 डेज फ्रॉम नाउ ऑन, और इंशाल्लाह कराची इज द क्रिकेट सिटी।
اور کراچی از دا کرکٹ کیپٹل، اور یہاں اوپننگ سیریمنی انشاءاللہ ہوگی اور بڑی سیلیبریشن شاہ نشان طریقے سے ہم کریں گے، اور ابھی آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ دھوم اور یہ سیلیبریشن آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، اور اس میں پوری کراچی کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ بھرپور اس میں شرکت کریں، اگر اسٹیڈیم نہ آ سکیں تو اسٹیڈیم کے باہر بیٹھ کے بھی چیز کو انشاءاللہ انجوائے کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کمشنر کراچی افتخار شلوانی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ بہت جلد پی ایس ایل کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں ان کا کاؤنٹ ڈاؤن اب اسٹارٹ ہو چکا ہے، 30 دن کے بعد یہ پی ایس ایل اس کا جو ٹورنامنٹ ہے یہ کراچی میں سجنے والا ہے، اوپننگ سیریمنی سے آغاز کیا جائے گا، اور اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کس طرح شہر کی تزئین و آرائش کی جاتی ہے، کس طرح سے اسکرینز لگائی جاتی ہیں اور شہر کو سجایا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔